इंतजार की घड़ी हुई खत्म। आपके सामने आज पेश है बहुत ही डिमांडेबल सब्जेक्ट जिसका नाम है डीबीएमएस। आज हम लोग इसका सिलेबस डिस्कशन बहुत बढ़िया ढंग से करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से देखा जाए, आपके जॉब ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। ठीक, और अभी तक इसकी क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई है, तो इसलिए और ये डिमांडेबल हो गया। तो फिर तैयार हो जाइए सीएस एंड आईटी के बच्चों, ये प्यारा सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि देखिए हम शुरू से बोलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का यूनिट 1 और सिलेबस डिस्कशन थोड़ा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन से हमको एक प्रॉपर रोड मैप यानी एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है इस पूरे एंटायर एक सब्जेक्ट में। क्लियर? और यूनिट 1 क्योंकि वो बेस होता है हर सब्जेक्ट का, तो उसको पढ़ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं अपने डीबीएमएस के बारे में, इसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में। और बच्चों आप लोग से ये भी गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, और जैसे कि आप लोग की ओएस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये सारी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड की जा रही हैं। धीरे धीरे आपको डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर की ऑडियंस है उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी सेटअप और इन सब की थोड़ा समस्या है, तो मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी जब तक आप लोग की क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं तब तक तो आपका क्लास जो भी रहेगा 1 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। जब से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉलेज के टाइम के बाद ही आप लोग की क्लासेस रखी जाए। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा सब्जेक्ट जो है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्लाइड क्या है भाई? सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमारी जो थर्ड ईयर की ऑडियंस है, यानी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आए, उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट भाई पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमको ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टडी करनी है। तो जो लेटरल मतलब जो नॉर्मल है, रेगुलर बच्चे हैं, ठीक, लीनियर बच्चे हैं, उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन जो बच्चे नए आए हैं, जो लेटरल एंट्री हैं, जो आप लोग के साथ पढ़ने वाले हैं, जो 12th डायरेक्ट पास आउट होके आते हैं, उनको थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड क्या होते हैं। यानी आपको जो पूरे थर्ड सेमेस्टर पढ़ना है आप लोग को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, ये तीन जो आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यानी जिसका बीटी यूपी एग्जाम लेता है, बीटी यूपी के द्वारा जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ये तीन आपके सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? और ये 60 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर 3 घंटे के टाइम दिए जाते हैं। क्लियर? और आपके फिर इंटरनल इसमें होते हैं 40 मार्क्स, यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। बाकी आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वेब टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ये आपका मतलब ये आपका वाइवा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वाइवा होता है, और बाकी इंटरनल इसमें 60 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी इसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स इंश्योर करने रहते हैं, यानी ठीक। और इसके बाद आपका समर इंटर्नशिप जो आप लोग इस टाइम कर रहे होंगे, उसके मार्क्स हो गए। और बाकी आपका एससीए, ये दो 50-50 मार्क्स कंटेन करते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमको इस थर्ड सेमेस्टर में 800 मार्क्स कैरी करना रहता है। इसमें से हमको मार्क्स लाने रहते हैं। क्लियर? तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे सेमेस्टर एक्सप्रेस की टीम के साथ बने रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात कि फ्री और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारे डेमो लेक्चर्स उठा के देख लें। क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें फ्री मिलेंगी, यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री मिलेंगी, नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फिलहाल। लेकिन हम लोग की कोशिश तो ये है कि ऐप या फिर आपका वेबसाइट प्रिपेयर हो जाए। जब तक नहीं हुआ है तब तक आप लोग टेलीग्राम पे देखिए। फिलहाल वेबसाइट और जब ऐप रेडी हो जाएगा तो वहां पे आपको एक प्रॉपर बैच वाइज आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें। फिलहाल ये अभी थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए 2-3 सब्जेक्ट और ऐड हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो वो सारी चीजें, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको 800 में से यहाँ पे मार्क्स कैरी करने रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1, ये इंट्रोडक्शन, ये पूरा डीबीएमएस का मेन इंट्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत ही पिलर वाला काम ये करने वाला है। पूरे इस इंटायर सब्जेक्ट का ये पूरा पिलर वाला काम यहाँ पे रहने वाला है।
ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन हम लोग सही फॉर्मेट में सही हायरार्की मेंटेन करते हुए चलेंगे। अच्छा, आप लोग खुद सोचो भाई, अगर हम डायरेक्ट डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़े या फिर उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े, आपको पहले यही नहीं पता है जब कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, अगर आपको यही सारी चीजें नहीं पता है तो आप डायरेक्ट डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि सेमेस्टर एक्सप्रेस आपको यही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, केवल बीटीयूपी सिलेबस के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, लेकिन जो आपके फ्यूचर यूज के हिसाब से एक सही हायरार्की है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो बात हम करते हैं पहले सिलेबस की जो बीटीयूपी के द्वारा यहाँ पे दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या मेरा डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, फिर टेबल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स पहले हम बात करते हैं। कंपोनेंट्स यानी मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको मैगी बनाना है, मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होंगी। आप सबसे पहले मैगी का पैकेट होना चाहिए, आपके पास गैस होना चाहिए, आपके पास एक पैन होना चाहिए या फिर जो भी जिसमें आप मैगी बनाने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद आपके पास जो भी आप अनियन डालेंगे, गार्लिक डालेंगे और उसके बाद टोमेटो डालेंगे, आपकी ये सारी चीजें आपके ऊपर है। और एक बेसिक देखा जाए, मेरे पास प्लेट होना चाहिए और फॉर्क होना चाहिए। ये एक बेसिक कंपोनेंट्स है एक मैगी बनाने के लिए मिनिमम। अच्छा, बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे कि पैन में ही बनाए और पैन लेके ही चले आए, तो उनके लिए तो भाई उतना ही कंपोनेंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे वैसे ही डीबीएमएस को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें कंपोनेंट्स की जरूरत है। क्लियर? तो इन सब चीज के बारे में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस देखो होता क्या है। पहले के टाइम पे क्या था कि अगर आपके स्कूल्स में अगर आपके रिकॉर्ड्स रखने तो कैसे होता था, मैनुअली होता था कि हाँ भाई, अगर मैं बात करता हूँ प्रभात, तो प्रभात का ये रहेगा, फिर शिवम, का ये रहेगा, आशीष, का ये रहेगा। ये सारी चीजें मैनुअली सारी चीजें नोट होती थी। पर ये बहुत दिक्कत होता था भाई कि अगर कोई पेपर करप्ट हो जाए या फिर कहीं कुछ हो जाए, ये सारी चीजें रहें। ठीक, तो इन सब चीजों को मैनुअली ना करके हम एक मतलब वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज, जैसे आप वेबसाइट पे देखते होंगे फॉर्म फिल करते होंगे, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो डेटा डेटाबेस में ही जाके स्टोर होता है। एक सही ढंग से आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है और जब आपको मर्जी करे आप तुरंत उस डेटा को उठाइए और उसको यूज करिए। क्लियर? इसके बाद आपका स्कीमा डेफिनेशन हो जाता है, फिर इसके बाद थ्री व्यू ऑफ डेटा हो जाता है। फिलहाल टेबल स्ट्रक्चर का मेन यहाँ पे मतलब है कि रो और कॉलम के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्कीमा डेफिनेशन फिलहाल ये आपके लिए मतलब होता है ना सरप्राइज। ठीक, सरप्राइज रहेगा। ठीक, और थ्री व्यू ऑफ डेटा ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में भी हम हल्का फुल्का ओवरव्यू बता ही देते हैं क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल ये थ्री व्यू ऑफ डेटा होता है कि जैसे मान लीजिए एक यूजर है और बैंक का डेटाबेस है, तो क्या बैंक वाला चाहेगा कि कोई भी यूजर्स आए और मेरे सारे जितने भी बैंक में मेंबर्स हैं उनका डिटेल्स देख ले? ऐसा तो चाहेगा नहीं। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, यूजर्स का सेक्शन अलग, बीच में सिक्योरिटी रहता है, यानी जिसको अथॉरिटी है वही वो डेटा देख पाएगा, और नेक्स्ट में आपका डेटाबेस रहता है, यहाँ जहां पे आप सारी चीजें डेटा आपकी स्टोर रहती हैं। तो ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो फिलहाल ये तो हल्का फुल्का ओवरव्यू है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर आप इतना फिर क्यों मतलब हार्ड बना के लेके आए हैं। हार्ड नहीं, यहाँ पे आपको इंगेजिंग करने के लिए, जैसे आपको अभी से ही हल्का फुल्का ओवरव्यू ले लीजिए भाई कि क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, कितना मजेदार लेक्चर होने वाला है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 यानी डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी हमको ये आइडिया लग गया कि मेरा टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहने वाला है, टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, या फिर ऐसे बोलिए कि शुरू से कौन कौन से मॉडल्स रहते आए हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर्स में देखिए, कंप्यूटर्स में आप देखेंगे कि सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर एप्स में आएंगे या फिर सेमेस्टर एक्सप्रेस में आएंगे, वहां पे आप पीडीएफ सेव किए होंगे। ऐसे आपका हायरार्की है, यानी ये क्या हो गया, पेरेंट से चाइल्ड नोड तक गया, या एक ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर में ये सेपरेट हुआ। उसके बाद और आगे आपका ये जो हम लोग टेबल स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि रो और कॉलम के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर है। तो ये ऐसे बहुत से मॉडल्स हैं, इन सबके मॉडल्स के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे इसके दो टाइप्स भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल्स, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। फिर बात आ जाता है आपका ईआर मॉडल, यानी अब ईआर मॉडल क्या है सर? ईआर मॉडल क्या है कि जैसे आप मान लो कोई भी डेटा है उसको रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हर कोई तो उसको समझ नहीं पाएगा, तो उसको एक डायमेटिकल मतलब एक डायग्राम के फॉर्म में उसको समझाना कि स्कूल कैसे कनेक्ट है। जैसे आप यहां देख सकते हैं
कि एक स्टूडेंट है और कोर्स है, तो इनके बीच में एक रिलेशन रहेगा, क्या, इनरोल, कि कब वो बच्चा इनरोल किया। ठीक, तो यहाँ पे मेरा मेन मतलब ये था कि एक स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से रो और कॉलम होंगी, उसके स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। तो इसी को एक डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे हम क्या किए, ईआर मॉडल में हम यहाँ पे समझाए हैं। क्लियर। और कोर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, कोर्स की आईडी, टेबल हो गया, और इसके क्रेडिट्स, यानी क्रेडिट्स आपको बीटेक खैर है लेकिन उतना डिप्लोमा में क्रेज नहीं है, बीटेक में इसका क्रेज है क्रेडिट्स का। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये सारी बातें हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मोटिव ये था कि ईआर मॉडल क्या है भाई। ईआर मॉडल क्या है कि जो भी आपका रो कॉलम के फॉर्म में डेटा है, टेबल है, ठीक, उसको डायग्राम के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होता है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से बात करने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद मैपिंग ऑफ ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, यानी अब ये बात हो गया कि एक टेबल से हम ईआर मॉडल में, ठीक, यहाँ पे क्या है कि अब एक हमको ईआर मॉडल दे देगा, उसके थ्रू हम एक रिलेशनल मॉडल में सारी चीजें, यानी मेरे पास एक डायग्राम है, अब इस डायग्राम को देख के हम टेबल के फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके बाद अब आता है अपने यूनिट थर्ड पे, क्या हो गया आपका रिलेशनल मॉडल। अब ये जो एक मॉडल था, डेटा मॉडल्स के अंदर हम लोग नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस टाइम पे हम लोग का क्या सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, आपका रिलेशनल मॉडल। तो अब उसको और डेप्थ में यूनिट 3 में हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। क्लियर। रिलेशनल मॉडल में देखो भाई क्या होता है, सबसे पहले हम रिलेशनल मॉडल समझेंगे, रिलेशनल डेटाबेस कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। इसके बाद ईआर रिलेशनल मॉडल मैपिंग, वही जैसे ईआर टू रिलेशनल मॉडल जो भी हम देखे थे, ठीक, ये भी सारी चीजें देखेंगे। फिर रिलेशन अलजेब्रा, रिलेशन कैलकुलस, ये सारी चीजें, यानी अब हम एक रिलेशनल अगर बना रहे हैं रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा, तो अगर मान लो कि दो टेबल को हमको मर्ज करना है, ठीक, तो वो कैसे होगा, वो हमारा अलजेब्रिक रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर दो मतलब एक टेबल के अंदर हमको कोई चीजें सेपरेट करनी है कि स्टूडेंट का डेटा अलग हो जाए, टीचर्स का डेटा अलग हो जाए, ठीक, तो उसमें कौन सा अलजेब्रा यूज होगा, ठीक, उसमें कौन सा कैलकुलस होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस रिलेशनल मॉडल में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें अभी आप लोग को प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की एक वो डिसाइड करता है कि हर एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। वो ऐसा सेक्शन होगा उस पूरे टेबल का, जैसे हम यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, तो जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ये हमारा रो है, ये हमेशा मेरा यूनिक होगा, ये कोई भी डुप्लीकेट डाटा ले ही नहीं सकता, और ये मेरा एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो फिलहाल अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग ये सारी चीजें लेक्चर्स में बहुत बढ़िया ढंग से डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इन सब चीजें के बारे में, यानी अब रिलेशनल मॉडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात आते हैं हमारे यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ में क्या, अब उसी रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, अब उसके डिजाइन को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यानी अभी तो हम रिलेशनल मॉडल क्या होता है ये पढ़े, अब रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, अब सारी चीजें, अब ये कैसे डिजाइन क्रिएट होगा, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। ये देखो, ये जो आपका यूनिट है ना, ये पूरे डेटाबेस का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी ये तो नहीं, लेकिन डेटा नॉर्मलाइजेशन ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा डेटा, मतलब इस यूनिट का यही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसी एनएफ, फोर्थ एनएफ और 5 एनएफ, ये सारी चीजें एक मतलब लेवल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अगर ये डेटा नॉर्मलाइजेशन का मेन मतलब ये है कि अगर कोई मेरे पास टेबल है, तो हम ये इंश्योर कर दें डेटा नॉर्मलाइजेशन में कि उसमें कोई ना तो कोई डुप्लीकेट डेटा है, देखिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ना तो कोई रिपीट ग्रुप हुआ है, मतलब कोई डेटा रिपीट नहीं हुआ है, उसके बाद कोई इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं है, फिर उसके कोई ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसीज नहीं है, ये सारी चीजें इंश्योर, यही आपका डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन से ही होता है। और ये आपका जो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप लोग इसको समझ लिए ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बढ़िया मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आते हैं आपके यूनिट 5 पे। यूनिट 5 तो भाई इजी है, जैसे अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, रिलेशनल, ये सारी चीजें। अच्छा,
अब ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ें, अब किसी कोई एक प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए कि जिस पर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कराएं। जैसे मान लो, जैसे फिलहाल अभी 3 साल से हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, ठीक है, फिलहाल टीचिंग एक्सपीरियंस तो 4 साल के हो गए, लेकिन इससे पहले ऑफलाइन में हम लोग 3 साल पढ़ाते थे। तो वहां पे क्या था, हम लोग को कंटेंट डिलीवरी करने आती थी, बच्चों को समझा लेते थे, ये सारी चीजें तो हो जाती थी। पर हमको एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे हम एंटायर एक यूपी यूपी बोल सकते हैं, उन बच्चों से हम क्या किए, एक प्लेटफॉर्म से हम क्या किए, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। कि जो कंटेंट हम केवल 10 बच्चों को देते थे, आज के टाइम पे हम 1000 बच्चों को देंगे वो सारी चीजें, कंटेंट, वो सारे कंटेंट आपको हम 1000 बच्चों तक डिलीवरी कराएंगे। तो वही सेम काम यहाँ पे एसक्यूएल में भी है कि अब हमको ये तो पढ़ लिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लिए, पर हमको एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है और एक लैंग्वेज की भी तो जरूरत है कि जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवा सके अपने किसमें, सॉफ्टवेयर में। यानी अगर व्हाट्सएप की बात करें हम, ठीक है, तो व्हाट्सएप में जो भी आप चैट कर रहे हो वो डेटा स्टोर होती है, बैकएंड में वो डेटा सारी स्टोर होती हैं, ठीक। तो वो सारे मतलब डेटाबेस की जो क्वेरी है, वो क्वेरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके थ्रू आपके डेटाबेस की सारी क्वेरी लिखी जाती है। और माइस्क्यूएल क्या है सर, माइस्क्यूएल यानी वही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप लोग एसक्यूएल की क्वेरी यानी डेटाबेस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो केवल हम लोग को माइस्क्यूएल के बारे में पढ़ना है, लेकिन मोंगो डीबी हो गया, पोस्टग्रेस डीबी हो गया, बहुत से डेटाबेस मतलब सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन बेस एक ही, मतलब उनके अंदर लैंग्वेज एसक्यूएल ही लैंग्वेज चलती है। क्लियर। तो इन सब के बारे में हम लोग भाई बहुत मजेदार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब माइस्क्यूएल क्या होता है, उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर डीडीएल, डीएमएल, डीआरएल यानी डेटा डेफिनेशन क्या हो गया, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा रिट्रीवल, यानी ये सारी चीज अपडेट करते हैं। देखो डीबीएमएस से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिस्टोर यानी बैकअप। ये 4 चीजें मेरे पास होनी चाहिए, किसी भी कोई भी डेटा हो उसमें हम इंसर्ट कर सके, उसमें हम अपडेट कर सके, उसमें हम डिलीट कर सके और बाद में हम वो डेटा बैकअप भी कर सकें। तो यही चीज रिट्रीवल का यहाँ पे यही मतलब है कि अगर मान लो कोई भी मेरा डेटा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जब भी हमको जरूरत पड़े तो हम उस डेटा को क्या कर सके, रिट्रीव कर सके, यानी दोबारा ले सके। क्लियर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो ये बहुत ही मजेदार है, इसको मतलब पढ़ के ना आप बोलते ना कि हर एक सब्जेक्ट में एक यूनिट ऐसा होता है जिसको मार्क्स स्कोरिंग यूनिट बोल सकते हैं, तो ये आपका यूनिट 5 ही है। क्लियर। इसके बाद इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंप्रेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर। अर्थमेटिक तो आप भाई नॉर्मल है, कंप्रेशन, अर्थमेटिक मतलब भाई प्लस माइनस डिवीजन, इन सब के बारे में देखेंगे। क्लियर। जैसे आप देखो, अभी तक आप लोग कोई भी अगर कोडिंग लैंग्वेज सीखे होंगे तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई दो ऑपरेशंस को ऐड करना रहता है तो वहां पे हम लोग प्लस माइनस ये सारी चीजें, या आप बेसिक एक कैलकुलेटर बनाते होंगे अपने लॉजिकल में, तो आप वहां पे देखे होंगे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है, कंप्रेशन ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो वही सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे भी, क्योंकि अब देखो ये भी एक लैंग्वेज ही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। और एक और चीज, आपको यहाँ पे हम लोग जैसे ये सारी यूनिट खत्म होंगे तो आपको देखिए दो चीज होता है, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो खैर बच्चा कुछ भी करके एग्जाम में तो लिखना ही है, तो वो तो कर ही लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेमेस्टर एक्सप्रेस की टीम के द्वारा आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करवाया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आपको हर एक चीज का, यानी जो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर से केवल आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिलवाया जाएगा। क्योंकि देखो भाई इंडस्ट्री लेवल में केवल थ्योरेटिकल से काम नहीं चलता है, जब तक आप लोग कंप्यूटर्स पे ये सारी चीजें नहीं सीखे रहेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट 5 में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग के यूनिट 5 थे जो हम लोग को डीबीएमएस के अंदर पढ़ने थे। एक हम लोग सही हायरार्की में हम लोग ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि केवल आप लोग सिलेबस के भरोसे रहेंगे, ठीक, तो आप लोग केवल बीटी यूपी में पास होंगे। लेकिन आपको जो सेमेस्टर एक्सप्रेस के टीम के द्वारा एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस का मतलब ये क्या नींव क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे बताई जाएंगे। क्लियर। तो
ये तो आज का सिलेबस डिस्कशन था। तो हम लोग मिलते हैं अपने प्यारे से लेक्चर, अपने यूनिट 1 में डीबीएमएस का लेक्चर, इन सब चीज के बारे में हम लोग वहां पे बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फिर फिलहाल के लिए आज इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मस्त रह के पढ़ाई करिए। क्लियर? हम लोग का यूनिट स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी ये सारी चीजें बता दीजिए कि हाँ, सेमेस्टर एक्सप्रेस में फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।